सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हैं। मैं आपका सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि आप सेना में लगभग 25 वर्ष तक कार्यरत रहे और इस दौरान आप जम्मू कश्मीर, सियाचिन, मणिपुर जैसे इलाकों में अपनी सेवाएं दी। इसके यूएन मिशन के तहत भी कार्यरत रहे हैं और इसके लिए आपको यूएन मेडल से भी सम्मानित किया गया और आपके ओवरऑल सेवा के लिए सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आप मऊ इन्फेंट्री स्कूल में भी सेवाएं दी, अपने एनडीए में भी आपने सेवाएं दी, जहां आप नए कैडेट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताते थे, उनको उनकी पर्सनालिटी को निखारते थे। तो सर हमारे लिए इतना सेवा की, हमारे देश के नाम ऊंचा किया यूएन में, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सैल्यूट करता हूं सर। और इसके साथ ही हम अपनी ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं इसे हम आगे बढ़ाते हैं ताकि नए युवा आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपनी जो गोल है उसे अचीव कर सके। तो सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे यही है कि जब आप एनडीए ज्वाइन किए थे तो आपका अनुभव कैसा था? मतलब आप शुरू से भारतीय थल सेना में जाना चाहते थे कि या किसी भी तीनों में से कोई भी सेना में आप जाना चाहते थे? ओके, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसमें थोड़ा करेक्शन मैं कर देता हूँ। मैं एनडीए में नहीं था, मैं आईएमए में कंपनी कमांडर था, जहाँ जीसीस को ट्रेन किया। जी उसके सर। बाद मैं आर्मी वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा, जहाँ पर कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, मेजर्स को हम ट्रेन करते हैं। जी और सर। जो आपका सवाल है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, भारतीय सैन्य अकादमी है, और जी बहुत सर। सारी उस समय गोरखा ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर थे। जी सर। 58 जीटीसी, जीटीसी यहीं पर थे। तो बहुत सेनाओं को, हमने सैनिकों को बड़ा नजदीक से देखने का मौका मिलता था। जिस जी स्कूल में सर। मैं पढ़ता था वहां पर आर्मी की बसेस आती थी, तो उनके ड्राइवर और जो साथ में को ड्राइवर आते थे उनको हम बड़ा ऐसे देखते थे कि क्या है। तो आर्मी ही ज्वाइन करने का वो था। और एक फिल्म उस समय आई थी 1987-88 में, विजेता करके। एयरफोर्स पे अगर मूवी देखनी है, फिल्म देखनी है, कुणाल कपूर थे पुराने वाले उसमें हीरो, और रेखा है, शशि कपूर जी हैं। तो एक वो फिल्म एनडीए के ऊपर बनी है, उससे उसने बड़ा प्रभाव डाला। और सेना ही ज्वाइन करना चाहता था उस समय। बस प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। आजकल तो इंटरनेट पर सब चीजें उपलब्ध है। हमें नहीं पता होता था कि एनडीए जाने के लिए क्या करना पड़ता है, और कहाँ एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है। तो इस प्रकार से जो स्कूल में दोस्तों ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो यही गाइडेंस अवेलेबल थी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, सिलेबस के बारे में पता नहीं था। तो आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बस केवल उतना ही आप कर पाते थे। लेकिन जी सेना में ही जाने का बहुत मन था। यूनिफॉर्म कौन नहीं पहनना चाहता। मैं यात्राएं करता हूँ देश विदेश, इधर उधर जहां पर भी गए, जो भी भारतीय मेरे को मिले हैं, हर एक ने कम से कम एक बार सेना में जाने की सोची है। ऐसा है जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि सेनाएं इतना अच्छा एक उनका इमेज है देशवासियों पर। सर, आज के एनडीए में और आपके दौर के एनडीए में आप क्या फर्क देखते हैं सर? कि मतलब कुछ बदलाव हुआ है देखो, सिलेबस से लेके करिकुलम में या आपका कुछ? आपका सवाल आपका सवाल मैंने पढ़ा। जी जी। देखिए, एनडीए जो है वो जितना बदलेगा उतना ही वही रहेगा, क्योंकि हाँ। ये जैसे एक सैनिक के बनने की प्रक्रिया है। एक आप जी। पौधा लगाते हैं, अगर आप आज आम का पौधा लगाते हैं और वो 5 साल बाद फल देगा, तो 5 साल बाद ही देगा, वो पहले साल में फल नहीं देगा। ऐसी बिल्कुल एक सर। सैनिक अधिकारी के बनने की प्रक्रिया है, जिसमें हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते। जी। जिसमें आप, जैसे आपका दिन का भोजन होता है, नाश्ता होता है, लंच होता है, बिल्कुल सेट तरीके से, इसके बिना आप चल नहीं सकते। ऐसे ही अगर आप सैनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एनडीए में जो साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली तौर पर आपको तैयार किया जाता है, वो चीजें कम नहीं हुई। जी सर। अभी अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है, हम्म। इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया है, और जो आजकल सेनाओं में इक्विपमेंट आता है, आप मिसाइलें देखिए, आप नए जहाज देखिए, और जो हम नेवी में इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक और इसका बहुत ज्यादा समावेश हो गया है। तो एनडीए में भी केवल एक जो बदलाव आया है, हम लोग वहाँ बीए या बीएससी कर सकते थे। हम्म। आजकल जो आर्मी के कैडेट्स हैं, बीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। जी। और नेवी और जो एयरफोर्स के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए बीटेक अनिवार्य है। हमारे टाइम अच्छा। पे अगर आप आर्ट्स भी पढ़ के आ रहे हैं तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, लेकिन आजकल वो चीजें संभव नहीं है। आजकल अगर नेवी में आपको जाना है एनडीए के थ्रू, या एयरफोर्स में जाना है, तो आपका फिजिक्स और मैथ्स 12वीं तक पढ़ा होना कंपलसरी है। अगर आप इनके अलावा कहीं जाते हैं, तो एक पहली बदलाव है। एनडीए बहुत बड़ा एक्सपैंड हो गया। मैं
2017 में 2017 नहीं, हाँ 2016-17 में अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेके गया था। मऊ में पोस्टेड था, तो हम जी ड्राइव सर। करके गए। तो जी अगर किसी को एनडीए जाने का मौका मिलता है तो एक बहुत ही विश्व का अगर सबसे सुंदर एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, पक्का जाना चाहिए। हर जो युवा है जो जाना चाहता है सेना में, एनडीए देखना चाहिए। जैसे हम काशी विश्वनाथ बोलते हैं, लोग हज करते हैं, कोई बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पूरा एक चाहते हैं, तो ये भी एक एक्सपेरेंट के लिए हमारे लिए सर, एक जो तैयारी करने वाले उनके लिए तो सर हज, और उनके लिए अगर बोला जाए बिल्कुल, 4 धाम की बिल्कुल, यात्रा तो एनडीए ही है सर। और बिल्कुल। उनका और गोल जो ही वो सैनिकों के है। लिए वो एनडीए तो बहुत बदलाव ये है कि फिजिकल ट्रेनिंग में कोई बदलाव नहीं है। जो हम्म। फिजिकल ट्रेनिंग के टेस्ट ये थे। हाँ, पहले जब हमारे टाइम पे वो जीप से खींच के ग्लाइडर चलाया जाता था, आजकल वो ग्लाइडर अपना सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन वाले जहाज आ गए। तो वो तो जो समय के साथ जिस भी इंस्टीट्यूट ने बदली होना है वो होगा। मैं 1992 में एनडीए से पास आउट हुआ, तो अभी 30 साल हो गए एनडीए से निकले हुए। तो इतना लंबा समय बीत गया है, तो कोई भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जो वैल्यू एडिशन होता है। अच्छी बात यह है कि एनडीए जो था उससे और अच्छा ही हुआ है। कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो पहले अच्छे होते हैं बाद में खराब हो जाते हैं, लेकिन कोई हम्म। भी सैनिक एस्टैब्लिशमेंट होगा पहले अच्छा होगा, तो जब आप 10 साल बाद जाएंगे तो और भी अच्छा हो चुका होगा। जो जो जी सर, अच्छी समय चीजें के हैं साथ हम लोग बदलाव। जी 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 हाँ, सर, समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए, ताकि जो नए नए चीजें, जो नई तकनीक, नए वॉरफेयर जो टैक्टिक्स, वो सारी चीजें बदल रही हैं। क्योंकि पहले बिल्कुल, के जो वॉरफेयर्स थे, आज के वॉरफेयर्स में बहुत अलगा आ गए। अब तो साइबर सिक्योरिटी से लेकर हर चीज में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। बहुत मतलब कि विस्तार हो गया है इस चीज का। एनडीए और सीडीएस सर, ये दो हैं माध्यम जिससे हम जा सकते हैं सेना में। सर इसके अलावा कोई और भी रास्ता है जिसके हम शामिल हो सके सेना देखिए में? सबसे पहले सेना में जाने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। जी एनडीए जी। आपको सेना में नहीं दिया जाता है, एनडीए आपको आईएमए, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए एक प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट मान लीजिए। लेकिन हम्म। यह है कि अगर आपने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया तो फिर आपको इन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए और कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं। 3 साल जब आप एनडीए में ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इन इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग है बहुत सिंपल लगती है, फिजिकल पार्ट। हालांकि जो आईएमए के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जो फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड ड्यूटीज की ट्रेनिंग होती है, वो एनडीए नहीं दे सकता, क्योंकि हम केपेबल नहीं है एनडीए में इतना सब कुछ ट्रेन करने के लिए। लेकिन हम्म। एनडीए के बाद ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जो आपके जो व्यूअर्स हैं, आज तो अभी चैनल में आपके व्यूअरशिप बहुत लिमिटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और ये इंटरव्यू तो रिकॉर्डेड रहेगा तो लोग देखेंगे। 12वीं के बाद सेना में ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं। एक जी तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का यूपीएससी का एग्जाम होता जी है सर। एक। दूसरा तरीका है एक टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए, और नेवी की एक 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम है। ये उनके लिए है जिन्होंने पीसीएम या साइंस से 12th करी है, हम्म। और जिनके 70% या उससे अधिक मार्क्स आए हैं पीसीएम में मिला के। तो अगर जी इतने मार्क्स आते हैं, कट ऑफ 87-88% जाता है, लेकिन मिनिमम 70% होने चाहिए। इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, लेकिन पूरे देश में अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से मार्क्स अलॉट करते हैं। तो उससे बचने के लिए भी सरकार ने क्या कहा है कि आपको आईआईटी का जो मेंस है वो देना जरूरी है। जी उसमें सर। कट ऑफ मार्क्स आपने हासिल किया होना चाहिए। तो 90,000 से लेकर 2 लाख तक भी अगर आपका आईआईटी मेंस में रैंक आता है, जेई मेंस में, तो आप इसके लिए आप नौसेना, सेना और एनडीए तो जो था वो था ही। तो कई बच्चे हैं जो 90% मार्क्स लेके आ रहे हैं 12th में, लेकिन वो कहते हैं हमें किसी ने बताया नहीं कि आईआईटी मेंस देना था। तो मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोग जाने कि अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं, और इससे अच्छी बात क्या है कि टेक्निकल एंट्री वाले जो हैं उनको बीटेक फिर आर्मी कराती है। टेन अच्छा। प्लस टू बीटेक एंट्री में जो नेवी में जाते हैं तो सारा इंजीनियरिंग जो है वो आप नेवी के खर्चे पर कर रहे हैं। और हम्म। 4 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, पांचवा साल जो इंजीनियरिंग का जब आप फाइनल करते हैं तो आप अफसर बन के करते हैं। तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। होता क्या है कि आजकल का जो युवा है वो एक सिक्योर भविष्य चाहता है। जी एनडीए बिल्कुल जाने का सर। सबसे अच्छा ये था कि आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो गया है, अभी आप एक पथ पर चल पड़े। नहीं तो मैं हम्म। कई यंग बॉयज एंड गर्ल्स को देखता हूँ जो करियर के बारे में डिसाइडेड नहीं है, जो उसके बारे में आश्वस्त नहीं है, जिनका सिक्योरिटी का बड़ा वो कम हो गया है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपकी एज बढ़ती जा रही है और ऑप्शंस कम होती जा रही है। तो एक बिल्कुल एज सर। था। अब ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी ऑप्शन। हम्म। ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, ओटीए जा सकते हैं,
नेवल अकेडमी जा सकते हैं, एएफए जा सकते हैं और आईएमए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या चॉइस पर है। उसके अलावा आपके पास है आईनेट, एक एग्जाम है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करता है, लेकिन आईनेट जो है नेवी कंडक्ट करता है, एफकैट जो एग्जाम है एयरफोर्स कंडक्ट करता है, तो इनको नॉन यूपीएससी एंट्री बोला जाता है। तो इसके थ्रू भी आप सेनाओं में जा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी एंट्री है जिसको कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम बोला जाता है। तो जो भी जो युवा हैं कॉलेज में हैं, एनसीसी से बचते हैं कि यार कौन जाके परेड करेगा, ये करेगा, लेकिन आप मानिए कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं और सी सर्टिफिकेट आप बी ग्रेड के साथ पास भी कर लेते हैं, तो भी आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो जो मेन है उनके लिए 1 साल में 50 सीटें होती है और जो लड़कियां हैं उनके लिए तकरीबन 6 सीटें होती हैं। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और एनसीसी वालों को एक फायदा मिलता है एसएसबी इंटरव्यू में, क्योंकि एनसीसी में रहते हुए वो इतना अच्छा एक एक्टिविटी और इतना अच्छा ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पाते हैं कि एसएसबी में जो एसेसर हैं उनको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, और वो कोई छोटी मोटी गलती करे तो भी उसको नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चा एनसीसी के थ्रू आ रहा है, एग्जाम पास करके आ रहा है। तो एक ये है। एक और एंट्री है जो कि 42 साल तक आप सेना में जा सकते हैं, वो है टेरिटोरियल आर्मी। लोगों को इसके बारे में जानते, कई कहते हैं मैं तो ओवर एज हो गया, तो मैंने कहा आप जो बैंक में है, आपका प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दीजिए। और टेरिटोरियल आर्मी में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और कई लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो टीए उनको मदद करता है ऐसे करने की। तो आजकल एनडीए में गर्ल्स का भी जाना परमिटेड हो गया है, सीडीएस के थ्रू गर्ल्स जा सकती है, एफकैट आईनेट में लड़कियां जा रही हैं। और टेरिटोरियल आर्मी में भी ऑफिसर्स के उस पर पिछले साल ही गर्ल्स का ऑर्डर आया है, तो अभी लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। सेना पुलिस में पहला हमारा जो डिपार्टमेंट है सेना पुलिस मिलिट्री पुलिस, जहां पर महिलाएं एज सोल्जर्स भी ज्वाइन कर रही। तो अभी तक महिलाएं केवल अधिकारी पद के लिए थी, लेकिन अभी सेना पुलिस ने वो शुरू कर दिया, तो एज सोल्जर्स ये वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और तरीके की एंट्री है, टेक्निकल एंट्रीज हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन के थ्रू आप सीधा आईएमए में आप जा सकते हैं, और टीजीसी एंट्री उसमें 2 साल का आपको एंटीडेट सीनियरिटी भी मिलता है, और आप टेक्निकल आर्म्स ज्वाइन करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एज अ डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने मेडिसिन किया, तो आप आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 12वीं के बाद आपने नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक हमारी अलग से ब्रांच है, उसका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, सबके लिए रिटन एग्जाम होगा, सबके लिए इंटरव्यू होगा, सबके लिए मेडिकल होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है तकरीबन सबके लिए सेम रहता है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आर्म फोर्सेज में जाने की, प्रोवाइडेड आप फोकस रहें। 4 सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ हर इंटरव्यू में कि एक एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है, अपने इंग्लिश पढ़ना है और रीजनिंग। अगर 4 सब्जेक्ट हैं जो बैंकिंग में भी काम आते हैं, एसएससी में भी काम आते हैं, और बाकी पुलिस की अगर देखा जाए तो उनमें भी यही काम आते हैं। केवल सिविल सर्विसेज का देख लिया जाए तो उनका सिलेबस अलग होता है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकरीबन इन 4 सब्जेक्ट से आप काफी सक्सेस की होप कर सकते हैं। जी सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एसएसबी का जब कॉल लेटर आता है तो सर उस चीज की तैयारी कैसे करें आज मतलब युवक, क्योंकि उसी में वो मार खा जाते हैं सर, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। अच्छा है, देखिए सेना में एक जो हमारे एसएसबी के जो एसेसर हैं वो बताते हैं कि एसएसबी जो है वो बेस्ट फिट नहीं चाहता, वो राइट फिट चाहता है। जी। जैसे आप बैंकिंग में गए, बैंक का इंटरव्यू देने गए, तो 12 कैंडिडेट आए, 12 में से जो 2 लेने हैं, तो जो सबसे अच्छे 2 होंगे उनको ले लिया जाएगा। लेकिन सेना में चाहिए कि सही कैंडिडेट ही चाहिए। अगर 50 कैंडिडेट गए और 50 में से अगर 50 के 50 सही नहीं है तो किसी को भी नहीं लाया जाएगा। तो एक ये बेस्ट फिट और राइट फिट का अंतर समझना चाहिए। एसएसबी के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे उसको देखें, समझें, और बहुत ज्यादा उसके बारे में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शहरीकरण ने आजकल हमारी थोड़ी वैल्यूज को इफेक्ट किया है। तो एसएसबी जो है उसका जो तरीका है साइकोमेट्रिक बोलते हैं। साइकोमेट्रिक मतलब कुछ सारे टेस्ट ऐसे हैं जो आपके दिमाग की और आपका साइकोलॉजिकल मेकअप को टेस्ट करते हैं। कई बहुत अच्छे लंबे चौड़े हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन वो कैसे सोचते हैं, एक ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, शायद एसएसबी में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। अपनी सोच को ठीक रखें, पॉइंट नंबर 1।
जी सर। पॉइंट नंबर 2, हम ग्रुप एक्टिविटीज नहीं करते। हम एक क्लास में बैठे हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, हम कहीं सर्विस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, परिवार में बातचीत नहीं करते हैं। तीसरा, हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जैसे आपने कहा कि चलिए मैं कल अमरदीप से इंटरव्यू करता हूँ, तो आपने एक जिम्मेदारी ली, तो एसएसबी में आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ये सोच के लिए आपका टिक मिलेगा कि कोई व्यक्ति कहा कि मैं किसी के भले के लिए काम करता हूँ। तो पहला तो आपने अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है, अपनी सोच विचार पर काम करना है। देश सेवा तो सब कहते हैं, लेकिन मन से कोई करता नहीं है। हम समाज में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम अपने दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम कहीं भी ग्रुप में पिक्चर देखने चले गए, बियर पीने चले गए, ऐसे उल्टे काम करने चले जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ग्रुप स्टडी करी है? क्या हमने कभी ग्रुप में जाके कोई श्रमदान किया है? क्या कोई पेड़ लगाया है, या कहीं गए हैं किसी की मदद करने? इस प्रकार से अगर आप छोटी-छोटी चीजें आप कर रहे हैं दिन में, अपने जीवन में ला रहे हैं। हम आजकल के स्टूडेंट देखिए टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये जो रिस्पेक्ट नहीं करती उनके दिमाग में बस जाता है। जी सर। एसएसबी में जो एसएसएस बैठे हैं वो आपके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। तो अगर आपकी हम्म। सोच सही है तो पहले क्या है, सोच को अपना ठीक करें। और फिर एसएसबी एक 5 दिन लंबा प्रोसेस है, जिसमें कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, अपने बारे में जानकारी लें, किताब पढ़ें। कई जी बच्चे सर। आते हैं मेरे पास में ट्रेनिंग के लिए, एक भी किताब नहीं पढ़ी उन्होंने कोर्स की किताब के अलावा, और आस-पास के बारे में जानकारी ही नहीं है। हम्म। अगर मैं उनसे यूक्रेन के बारे में पूछूँ, नहीं पता। अगर मैं बोलूँ सेंसेक्स का वो सूचकांक गिर गया, तो उन्हें नहीं पता। अगर मैं बोलूँ डिफेंस बजट घट गया, बढ़ गया, उन्हें नहीं पता। अगर मैं बोलूँ राफाल जहाज किस देश का बनना है, वो नहीं पता। तो कुछ भी जानकारी नहीं। न्यूज़पेपर एक जो एसएसबी की तैयारी के लिए, एक हिंदी का, एक अपनी रीजनल लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पक्का पढ़ें, क्योंकि एसएसबी में कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश है। और बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश, हम तो छोटे शहर से आए हैं, या हम नॉन हिंदी स्पीकिंग से हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग से, तो सीखी जा सकती है। आप स्कूटर चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, ऐसे ही इंग्लिश भाषा भी सीखी जा सकती है। वो उस पर काम कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, और एसएसबी में पहुंचते हैं, कोई मोटा होता है, कोई ढीला बैठा है, चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज एकदम ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये सब चीजें चेक होती हैं। तो जब आप सेना की में जाने की तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा अपने शरीर के लिए, 1 घंटा दिमाग के लिए निकालें। पढ़ाई करें, अपने कोर्स के अलावा उस पर काम करें, और एक आदि आपके पास हॉबी होनी चाहिए। हॉबी जी सर। मतलब आप आपके शौक हैं, आपका घूमना शौक है, आपका चिड़िया के बारे में जानकारी प्राप्त करना शौक है, आपका हिस्ट्री के बारे में या किले देखने का शौक है, कोई एक शौक रखिए। एक गेम खेलिए, कोई एक गेम, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, परिवार के बारे में, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब अगर आप कर रहे हैं, तो एसएसबी में आपको बहुत मदद मिलती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने बताया, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो आपने करना ही करना है। आपने इंग्लिश में अपनी जानकारी देनी है। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ग्रुप डिस्कशन पर, तो वहाँ जी। ग्रुप डिस्कशन होगा। अब मैंने आज बोला ओटीटी वर्सेस थिएटर, तो जो सिनेमा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनमें क्या अच्छा है, क्या है, डिस्कस करना है, डिबेट नहीं करना है। उनके सारे पहलुओं पर हमने चर्चा करनी है। तो कई लोग हैं वो नहीं कर पाते। और आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, इमेजिनेशन। हम सोचते नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मुझे नोट्स दे दो बने बनाए, हमें शॉर्टकट बता दो, हमें कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दो। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, एक पिक्चर देता हूँ, उस पर कोई भी कहानी लिखी। तो हम क्योंकि पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारा जो इमेजिनेशन है वो शायद कहीं पड़ गया। हम हर चीज गूगल पर ढूंढ लेना चाहते हैं, तो हम खुद सोचते ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो एसएसबी में आपके सिलेक्शन में बाधा डालती हैं। इसके लिए कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, 1.5-2 साल अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो एसएसबी एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, जो कि आपको आगे जाने में मदद करेगी। सर एक चीज ये भी होता है कि कई मतलब कई लोगों से सुनने को मिलता है कि किसी के अंदर क्वालिटीज मतलब कि जन्म के साथ ही आ जाती हैं ऑफिसर्स बनने की। तो सर ये कितना मतलब मुझे तो ये अपवाद लगता है सर कि मतलब कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि मतलब कि ऐसा जन्म ऐसा बिल्कुल भी ये तो नहीं है। क्वालिटी बिल्डिंग ऐसा के बिल्कुल ऊपर है भी नहीं है। सर। तो ऐसा सर। बिल्कुल भी नहीं है। एक नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है। नेचर मतलब जो पैदाइशी, और नर्चर मतलब जो सीखा जा सकता है। तो बहुत सारी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या ओएलक्यू जिन्हें बोलते हैं, वो सीखी जा सकती है। मैं जब एसएसबी देने गया, तो मेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, लेकिन कोशिश करके हमने बोली, जितनी आती थी उतनी करी, वो बोली गई। अब मैं 2-3 भाषाओं में बातचीत कर सकता हूँ, और बिल्कुल आराम से। आपको पता भी लगेगा मैंने कब इंग्लिश में बोलना शुरू किया, कब हिंदी में स्विच ओवर किया, आपको नहीं समझ नहीं आया।
दूसरा, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो आप, कोई उसमें पैदाइशी वाला कुछ नहीं है। हाँ, आपके शरीर में ही कोई गड़बड़ है, आपके हाथ पैर में कोई गड़बड़ है, तो उससे तो वो सेना के लिए आप वैसे ही अनफिट है। लेकिन 99% चीजें जो हैं उसका आपकी पैदाइश से कोई लेना देना नहीं, आपके परिवेश से पक्का है। आप स्कूल में क्या करते हैं, आपका परिवार आपको क्या वैल्यूज देता है, उनका बड़ा फर्क पड़ता है। तो कई बड़े बड़े हमारे साथ में, जब हम एसएसबी देंगे, किसी ब्रिगेडियर साहब का बेटा आया था, बिल्कुल जी टाई वाई लगा के, बिल्कुल देना, हमें टाई भी नहीं बांधनी आती थी, और वो रिजेक्ट हो गया। और हम जो बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से गए थे, हम लोग सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैदाइशी कोई चीज है। ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, या जो बहुत सारी आपके गुण हैं, ये सब समाज से आप जब पढ़ रहे हैं, अपने मित्रों से, परिवार से आप सीख सकते हैं और इन पर काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं सीखा जा सकता। जी सर। सर, ये तो हो गया। सब बोलते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू और आईएएस के इंटरव्यू लगभग सिमिलर होती है, उतनी टफ होती है। तो सर, इस पे क्या आपकी राय है कि मतलब वाकई में इतना मतलब देखिए, मैंने मैंने आईएएस का इंटरव्यू नहीं दिया है। आईएएस सिविल सर्वेंट्स है, उनका रोल अलग है। हाँ उनका रोल सर। है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाना, बहुत सारी उनका जो नॉलेज लेवल है, उनका जो एनालिटिकल लेवल है, बहुत अलग है। और बहुत अलग तरीके का उनका जॉब रिक्वायरमेंट। जी सर। सेना में जॉब का जो रिक्वायरमेंट है बहुत अलग है। मुझे अपने जवान को बोलना है कि मैं उधर जा रहा हूँ, तुमने यहाँ से फायर करना है और देखना है कि दुश्मन मेरे पे गोली ना चलाए। आईएएस अधिकारी जब बनेंगे तो उन्होंने अभी जैसे कोविड हुआ तो सारे उन्होंने हेड्स को बुलाया, सारे डिपार्टमेंट्स को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को कैसे पालन किया। तो जो जीने मरने के डिसीजन दोनों लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो सैनिक अधिकारी का डिसीजन होता है वो स्प्लिट सेकंड होता है। जब आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और एकदम से आपने टेक ऑफ किया और एक इंजन में आग लग गई, और आगे बहुत बड़ा शहर है, आपने कई पायलट्स के बारे में सुना होगा, वो जहाज को शहर से दूर ले गए, इजेक्ट नहीं कर पाए, कईयों ने अपनी जान भी दी। तो जो बिल्कुल स्प्लिट सर, सेकंड बिल्कुल। डिसीजन होता है वो सेना की रिक्वायरमेंट है, और एक बहुत डेलिबरेट डिसीजन लेना है एक सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों इंटरव्यू सेम नहीं। उनका जो इंटरव्यू है वो नॉलेज बेस्ड होता है, एनालिसिस पर बेस्ड होता है। और जो एसएसबी इंटरव्यू है वो आपकी साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग पर बेस्ड। केवल जो पर्सनल इंटरव्यू है, वो जो आईएएस का इंटरव्यू जितना मैंने सुना है, जब इधर उधर से देखा है या पढ़ा है, वो एक बहुत अलग लेवल पे पिच होता है। आईएएस की जो एज है वो 21 ईयर्स से ऊपर लोग हैं, जबकि एसएसबी बंदा 17 साल की एज में भी एसएसबी, दोनों में एज में भी अंतर है। और आईएएस जब तक बंदा क्लियर करता है 25-26 साल का हो चुका होता है, अनलेस कि आपने पहली बार में क्लियर कर दिया। ऐसे भी हैं जो पहली बार में करते हैं, कुछ लोग हैं जो 4-5 साल तैयारी करने के बाद करते हैं। तो एज में, एक्सपीरियंसेस में बहुत अंतर है, उनकी जॉब में रिक्वायरमेंट में बहुत अंतर है। और अगर कोई कहता है कि टफ दोनों है, अपने तरीके से दोनों टफ है, लेकिन दोनों ही इंटरव्यू का प्रकार जो है वो अलग है, क्योंकि जिस भूमिका के लिए आपका चयन किया जा रहा है, वो भूमिकाएं आपने बहुत अलग तरीके से निभाई। ठीक है, बिल्कुल तो सर। ये केवल भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं कि दोनों टफ दोनों है, लेकिन दोनों का आपस में कंपेयर करना एप्पल और ऑरेंज को आपस में कंपेयर करने की तरह। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि कंपैरिजन लोग कर ही देते हैं सर, कि मतलब कि नहीं कुछ करना नहीं है चाहिए, तो चलो कर ही नहीं दो। करना चाहिए। तो सर, हाँ जी। करना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आज की जो देखी जा रही है तो वो करते ही है। यूथ ऐसे हैं कि वो कर ही देते हैं। तो इस अब आप जो बता रहे हैं, इस चीज से उन्हें बाहर निकलना चाहिए और अपनी तैयारी ढंग से करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। करना, बिल्कुल सर, नहीं करना। सर, अब हम रूटीन पे बात करते हैं कि एक जो तैयारी करने वाला युवक है या बच्चा है, उसको अपनी रूटीन कैसी सेट करनी चाहिए दिन की, कि वो क्या करे और अच्छा उसे परिणाम मिल सके। मैं ना आपको, मेरा एक स्पॉटिफाई पर हाँ सर। चैनल मैंने शुरू किया है, हम्म। और वो क्या है, सुपर कास्ट बाय कर्नल एडी करके। तो हाँ पहला हाँ। जो मेरा एपिसोड है टाइम मैनेजमेंट पर है, मैं आपसे शेयर करूंगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही अपने यूट्यूब पर भी डालूंगा, आपसे जी लिंक जी। शेयर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें। तो दिन में 24 घंटे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप 8 घंटे सोने पर निकाल दीजिए, अगर कम सोते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 6 घंटे भी सोएंगे तो काफी। तो 6 घंटे अगर निकाल देते हैं तो दिन में 18 घंटे बचते हैं। जी। अब इसमें दो सिचुएशन है, या तो आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप 6-7 घंटे उसके लिए निकाल। अगर नहीं जा रहे तो पूरा समय आपके पास उपलब्ध है जी पढ़ाई सर। करने के लिए, अपनी तैयारी करने। लेकिन आपने अपने माइंड पर काम करना है, और भारत देश ऐसा देश है जहां पर माइंड को कंट्रोल करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योग करें, उससे आपका दिमाग है
बिल्कुल सही व्यवस्थित रहेगा। हम लोग अपने माइंड पर काम नहीं करते, अपने दिमाग विचारों को इधर-उधर भटकने देते हैं और आप देखेंगे कि इस भटकने की वजह से इतना हमारा समय वेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कोई बंदा पढ़ रहा है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है, वो आईएएस का इंटरव्यू देख लेगा। अरे यार वो बाद में कर लेना, जब आप नौकरी लग जाएगी। एक अपने दिमाग पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको एक यहाँ पर मेरी बुक पड़ी है वो दिखाना चाहूँगा। ये है, इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स इसलिए मैंने बहुत कम पढ़ा है इसको, लेकिन ये जो कह रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स, वो कह रहे हैं अपने जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन, आप बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। आज जी, आप अगर दौड़ना शुरू करेंगे तो पहले दिन 10 किलोमीटर नहीं दौड़िए। आज आप निकलिए 5 किलोमीटर केवल पैदल चल के अपनी पेस पे 1 घंटा लगाइए, 2 घंटे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ है, कम्फर्ट ज़ोन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप सोचें कि कुर्सी पे बैठे-बैठे मैं आईएएस बन जाऊँ, कुर्सी पे बैठे-बैठे मैं राफाल का पायलट बन जाऊँ, कुर्सी पे बैठे-बैठे मैं कर्नल साहब बन जाऊँ, नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। तो रूटीन को इस प्रकार से सेट करना है कि आपने अपने शरीर, अपने दिमाग और आपका जो एम है, चारों चीज़ों के लिए आप समय निकालते हैं। अब कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम सुबह ही पढ़ सकते हैं, तो आप सुबह पढ़िए। मैं जैसे अभी शाम को वॉक करता हूँ, तो मैं शाम को ही करता हूँ, मैं सुबह नहीं जाता, मैं लेट उठता हूँ, लेट सोता हूँ, अपना रूटीन अलग है। तो जो आपका जो है, कई लोग होते हैं नहीं सुबह 4 बजे ही उठना है, वो 4 बजे बंदा सारा दिन ऊँगता रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो आप 7 बजे उठे, लेकिन आपने जो दिन है, आपने 6 ही घंटे सोना है। तो अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आप 1 बजे सोए हैं। तो रात को 11 से 1 जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप 3 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, 2 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपने अपना टाइम बताना है कि मैंने कौन से टाइम पे मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो अकेले पढ़ते हैं, जी कुछ लोग सर। हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं। तो हुँ, मैं कहूँगा कि ग्रुप स्टडी में टाइम वेस्ट होता है, गप्पे मारते हैं, इधर-उधर का ध्यान भटकता है। और अकेले पढ़ने में आदमी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो मैं एक हाइब्रिड मॉडल ये कहता हूँ बच्चों को जब मैं बात करता हूँ कि 5 दिन आप अपने आप पढ़ें, अपना टॉपिक्स डिवाइड कर लें और 2 दिन अपने समूह के साथ जाके डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तीसरी चीज़ हम डेलीगेशन नहीं करते। जैसे जी, आप हैं, आप इतिहास में बहुत अच्छे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई साहब इतिहास आप पढ़ गए, फिज़िक्स मैं पढ़ गया हूँ। तो जब बिल्कुल। हम इकट्ठे बैठेंगे, आपने इतिहास के टॉपिक मेरे को समझाए और मैंने फिज़िक्स से आपको समझाया, तो हम दोनों का काम आधा-आधा बँट गया और जो रिज़ल्ट है वो दुगना हो गया। तो हम ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं करते हैं। फिर हम अपना शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, हम पढ़ने लगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेथार्जी आ जाएगी शरीर में, तो शरीर को जितना चुस्त रखेंगे, उतना आपकी हुँ, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो उस पर आपने ध्यान देना है। तो 1 घंटा जब आप अपने शरीर पर निकाल रहे हैं, पसीना बहाएँ, पक्का करें और ये एटॉमिक हैबिट्स इसलिए करा कि कल मैं जैसे अभी दौड़ना शुरू करता हूँ या वॉक करना शुरू करता हूँ, एक बहुत लंबी छुट्टी के बाद मैंने दौड़ना फिर से शुरू किया, तो मैं 5 किलोमीटर भागा, अगले दिन 5.5 भागा, फिर 6 भागा, ऐसे करके हम अपना दूरी बढ़ाते हैं। तो धीरे, धीरे, धीरे करके आपने डाइट पर ध्यान रखना है। बिल्कुल, कई मैंने देखा है कि पढ़ते समय पागल हो जाते हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ना खाने की पता नहीं। आपका शरीर एक कार की तरह है, उसमें सही समय पर ऑयल डालना है, सही समय पर वो डालना है, तो वो बिल्कुल चलती रहेगी। नहीं तो आप बिगड़ जाएँगे। और जितने अगर बिल्कुल। आपके कोई व्यसन है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो कर लें। अगर आपको बियर-वियर पीने की आदत है, पक्का छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है, सब चीज़ एक उस तक है। और कई लोग हैं अपने को ना एक एब्नॉर्मल से जीवन जीने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता नहीं। अगर जी, आप दिए हुए समय पर ही अगर आप 7 घंटे कॉलेज जा रहे हैं, 2.5 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे प्रतिदिन प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए निकालते हैं, तो आप करिए। अब जब तैयारी कर रहे हैं तो आपने वो उसका प्लानिंग किया ही नहीं। किताब उठाई, गाइड बुक और पढ़ना, पढ़ने-पलटने ऐसे तैयारी नहीं होती। पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को आसान, थोड़ा मुश्किल और ज़्यादा मुश्किल 3 हिस्सों में बाँटिए। आसान वाला हिस्सा खुद कर लीजिए। जो थोड़ा मुश्किल है वो यूट्यूब वीडियो पर देख के कर सकते हैं और जो बहुत मुश्किल है जहाँ पर आपको कोचिंग की आवश्यकता है, केवल वही पोर्शन पढ़ने आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हमारा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बाहर और हैं, आस-पास बहुत सारे हैं। लोग वहाँ देखता हूँ वो नोट्स बनाते रहते हैं पूरा टाइम। जी सर। वो सारा टाइम केवल वो सोचते हैं नोट्स से ही मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसे नहीं हो। नोट्स अपने हाथ से बनाना ज़रूरी है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स बनाएँ और मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप रजिस्टर में नोट्स ना बनाएँ, आप अलग-अलग शीट्स बनाएँ, एक-एक सब्जेक्ट की, ताकि पढ़ने में आसानी हो और बारी-बारी आपको पता लग जाए कि मैंने इतना पढ़ लिया और इतना रह गया। तो अगर हाँ, 2-2 शीट होगी एक चैप्टर की, आप बाएँ से उठा के दाएँ रख दीजिए, आपको पता है मैंने पढ़ लिया। और जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, तो आपने बड़े नोट्स को 1 पेज के छोटे नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। लिखते नहीं है बच्चे, अगर सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देना लिखना होता है।
एसएसबी में जाएंगे, स्टोरी लिखनी होती है आजकल, बाकी तो एमसीक्यू टाइप है, लेकिन लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी कईयों की हैंडराइटिंग बहुत खराब हो चुकी है, उस पर भी काम। तो रूटीन में आप अगर 3 से 4 घंटे दिन में अपने प्रोफेशनल उसके लिए निकाल रहे हैं तो बहुत जरूरत से ज्यादा है। लेकिन लोग क्या करते हो, केवल पढ़ते रहते हैं, वो फिर मॉक टेस्ट नहीं देते। जबकि आपने अल्टीमेटली, तो मेरा सबसे पहले जो भाई मेरे पास बच्चा आता है, मैं कहता हूँ पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, एनडीए के पुराने पेपर लो, उसको करिए। 300 में से आपके 10 नंबर आए, पर आपके 10 तो आए ना, आपको पता है 10 में नंबर अपने आप ले आए बिना तैयारी। अगली बार पढ़ के देंगे जब दूसरा, तो आप 50 लाएंगे, फिर 70 लाएंगे, फिर 90 लाएंगे। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और अपने आप को चेक में रखें। कई बार होता है कोई मैथ्स पढ़ता है तो मैथ्स ही पढ़ता रहता है, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देता। तो जब हाँ जी एमबीए सर। होता है, जी 900 सर जी। 900 नंबर है और 6 महीने का समय है, तो 6 महीने को 900 नंबर से डिवाइड कर दिए, उतना ही समय आपके पास हर मार्क के लिए। अगर मैथ्स का 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर के लिए जितना समय देना है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा देने तो आप गलत कर। तो एक बड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको करना पड़ेगा। मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा इसके लिए भी और आपसे शेयर करूँ। तो आपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं। और ये नहीं कि आप पढ़ने गए तो मम्मी को बोलो भाई खाने की टेबल भी तुम साफ करो, चाय भी यहीं पर दो, चाय का कप भी उठाओ। ये काम खुद करें, अपने कपड़े व्यवस्थित करें, बिकॉज ये एसएसबी में जाके आपके काम है। तो बिल्कुल कई सर। लोग हैं वो एहसान करते हैं अपने माँ बाप पर कि हम पढ़ रहे हैं, वो गलत है। आप अपने परिवार का हिस्सा बन के रखें और ब्रेक पक्का लें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं किसी को भी कुछ भी 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन करने की सलाह नहीं देता। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 6 दिन करें, 5 दिन करें, हफ्ते में 2 दिन अलग तरीके की एक्सरसाइज करें, कम इंटेंसिव एक्सरसाइज करें और एक समय पर ब्रेक लें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों को कॉल करें। अगर किसी ने शादी पर बुलाया पक्का जाएं, हफ्ते में एक फिल्म भी देख रहे हैं, कोई बुराई नहीं। उससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और आपको लगता है कि मैं एक आम जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो लोग ये नहीं करते, उससे प्रेशर और स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेक नहीं देते। प्रेशर कुकर बिल्कुल की सर। अगर सीटी नहीं बजेगी तो फट जाएगा। तो आपको एक प्रेशर रिलीज का भी ध्यान रखना है कि मुझे एक सप्ताह में अगर 4 घंटे एंटरटेनमेंट पर देने हैं तो मैं फिल्म देखूंगा, कोई सीरियल फॉलो करूंगा कोई। और दिन में आप आधा घंटा से 40 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाएं। आजकल इंटरनेट पे ब्लॉग्स बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। और इसको हम्म। पढ़ने का तरीका क्या है, यूट्यूब पर भी जो लोग पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है सारे वीडियोस डाउनलोड कर जी और उनको एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से देखें। और जब वीडियो देख रहे हैं बेवकूफ की तरह देखें नहीं, आप एक पेन पेपर साथ में रखें, अगर वो कोई अच्छी बात कह रहा है उसको नोट कर लें। मेरा भी जब लेक्चर आप बच्चे सुन रहे होंगे, आप लेंगे कि जो कर्नल साहब अभी बताने वाले, आप इसके छोटे नोट्स बनाएं, कम से कम 10-12 बातें आप इसमें से अपने याद करने लायक हैं, वही नोट करके रखें। तो ब्लॉग में बहुत सारी चीजें, जैसे आपने करंट अफेयर्स पर कुछ पढ़ना है, जैसे आपने S-400 मिसाइल के बारे में पढ़ना है, जैसे रफाल डील के बारे में पढ़ना है, आईएनएस विक्रमादित्य बन रहा है, तो छोटी छोटी चीजें विकिपीडिया पर उपलब्ध हैं। पर वो सारा पेज नहीं पढ़ सकते, आपने मेन मेन जानकारी हासिल करें, उसको डंप करते रहे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल फोन पे। प्रिंट आउट निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आप अपने समय पर पढ़ सकते। तो ये मैं कहना चाहूंगा। आई थिंक कि हमारा समय भी काफी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लास्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो पक्का पूछिए। तो सर यही कि ये सब आज के डेट में सबसे वाजिब क्वेश्चन यही होगा कि पहले से मतलब कि सेनाओं महिलाओं को कमीशन नहीं मिलता था। मिलता था तो अलग अलग मतलब कि परमानेंट कमीशन मिलते थे, तो टेक्निकल हो गए या नर्सिंग हो गया या इन सब में मिलता था। अब लेकिन जब से एनडीए के द्वार खुल गए हैं सर महिलाओं के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो ऑलरेडी मतलब एक तरह से बोला जाए कि सेना को बोलते थे कि मेल डोमिनेटिंग एक फील्ड है वो, वहां पे सिर्फ पुरुषों का ही काम है। लेकिन अब जब से एनडीए के लिए महिलाओं के भी उनको भी चांस देने देने जा रही है, या मेरे हिसाब से इस बैच में हैं कुछ महिलाएं, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे कि ये कितना सही हुआ? देखिए, जो सरकारी डिसीजन है, मैं एक सरकारी व्यक्ति रहा हूँ सारी जिंदगी। तो हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। महिलाओं को उनके जो स्किल सेट है, बहुत अच्छे काम कर रही हैं जो लेडी अफसर्स हैं आर्म फोर्सेस में। बहुत सारे काम है जो पुरुष शायद कर ही नहीं पाते हैं, बहुत जिसमें एनालिसिस लगती है, ठंडा दिमाग रखना पड़ता है। और आजकल यूएवीज हैं, आजकल मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है जहाँ पर केवल बटन दबा के मिसाइल फायर करना। और आजकल महिलाएं फाइटर जहाज उड़ा रही हैं। तो शारीरिक तौर पर कुछ एक डिफरेंसेस हैं, वो रीजन की वजह से होते हैं। अगर आप हम्म। पंजाब की महिला को किसी बिहार के पुरुष से या साउथ इंडिया के पुरुष से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे वो महिला उनसे कम 1 फुट ऊंची होगी।
बिल्कुल सर। मान रहे कि नहीं? बिल्कुल सर। नॉर्थ ईस्ट में जो पुरुष हैं, तो ऐसे शारीरिक संरचना के तौर पर अब ये है कि हम एज अ कंट्री क्या चाहते हैं। देश की सुरक्षा है, केवल जेंडर पैरिटी के नाम पर हम ऐसे कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिससे कि देश की सुरक्षा में वो लगे। तो इसलिए फाइटिंग आर्म्स में बहुत ज्यादा वायलेंस की जरूरत होती है। मैंने जिस टेररिस्ट को मारा है वो मेरे से 7 फुट दूर था और उसने मुझे गोली मार दी होती। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती, ट्रेनिंग करेंगे तो हाँ, सब कुछ कर। मैं जब बिल्कुल। सिविलियन था तो मैं चूहे से भी डर जाता था। अब मैं जो शेर भी आ जाए तो शायद नहीं घबराएंगे, वो थोड़ा लगेगा कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ट्रेनिंग के द्वारा बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और आगे आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में, अब बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीएसएफ में महिलाएं बहुत अच्छा काम करेंगी। जी सेना सर। में भी महिलाएं बहुत अच्छे काम करें। तो एक मेरा जो उनसे शिकायत थी कि जब सोल्जर्स के रूप में भी आना शुरू करें, हम्म। तो सेना पुलिस में भी महिला सिपाही भी आ रही हैं। ऐसे ही और भी सर्विसेज में आएंगी सिपाही बन के। और धीरे धीरे करके मेरे पास एक पॉलिटिशियन थे, वो पूछ रहे थे सेना को 50% महिलाएं होनी चाहिए। मैंने कहा जी, संसद में आपने 33% तो दिया नहीं उनको, और सेनाओं से आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहले वो ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं आगे आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजिंग रोल वो निभा रही हैं, दुनिया भर में निभा रही हैं। तो हमारी भी लड़कियां का लड़कों से कम है। आप उनको बराबर का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनको बराबर का मौका दीजिए। महिलाओं जी से मेरी गुजारिश ये रहती है कि आप रिजर्वेशन ना मांगे कि 50% सीट हमारे लिए रिजर्व है, तब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि 100 सीटें हैं, 100 सबसे अच्छे कैंडिडेट ले जाएंगे। 100 महिलाएं तो 100 पुरुष बाहर जाओ। और अगर एक भी महिला उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती है तो बोलो भाई अभी जब तक हम नहीं आते, तो आप अपनी मेरिट पर लड़िए, आप रिजर्वेशन करके ना लड़िए। क्योंकि देश की सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन जो है देश के लिए हानिकारक होगा। आप एनडीए में जाएंगे, एनडीए में टफ है और वो कर रही है, एयरफोर्स एकेडमी में जा रही है, नेवल एकेडमी में, और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं फिजिकली। अगर वीकर सेक्स नहीं बोलूंगा उनको, लेकिन उनको आप पूरा मौका देंगे तो वो शायद पुरुषों से कहीं आगे निकल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक अच्छा चेंज है और हर चेंज को आने में समय देना पड़ता है। जी सर। ओवरनाइट बिल्कुल। नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होगा। आगे आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर आप बहुत सारे बदलाव देखेंगे, और जो कि बहुत बदलाव अच्छे के लिए, क्योंकि समाज है, पुरुष और महिला दोनों से मिलकर बनता है। और पहले था कि ट्रेडिशनल काम थे, पुरुष लड़ाइयाँ करते थे, महिलाएं घर संभालती थी। आजकल जो काम का स्वरूप बदल गया। कई पुरुष भी हैं मेरे मित्र मंडली में, तो उनकी पत्नियां काम कर रही हैं, घर में रहते हैं, खाना वाना बनाते सब करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? ऐसे भी हैं उदाहरण देखने में मिलते हैं। तो ये जो आपका सवाल था, इसका गोल गोल सही आंसर है, लेकिन यह है कि अच्छा स्टेप होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को अपनी मेरिट पर आना चाहिए, रिजर्वेशन पर नहीं आना चाहिए। और क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, उन्हें जो पुरुषों के लिए स्टैंडर्ड सेट हैं, वही स्टैंडर्ड्स में मीट करना है। क्योंकि दुश्मन जब गला काटेगा, वो आपको महिला पुरुष देख के नहीं काटेगा। बिल्कुल सर, ये तो तो है। आपको अपना गला कटवाने के लिए भी तैयार रहना और दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार रहना है। उस जज्बे अगर है तो क्यों नहीं भाई, बिल्कुल आए। तो इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन, मेरिट शुड बी दी बेसिस, ये मैं कहना चाहूँ। तो सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना समय दिया। डिफेंस डिफाइन को आपने बहुत सी चीजें इस फोरम के थ्रू आपने डिफाइन की हैं, जिससे लोग जो नए हमारे कैडेट्स हैं उनको बहुत अच्छी गाइडेंस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि सर आगे भी हम ऐसे ही कुछ रोचक जो ज्ञानवर्धक तथ्य हैं हमारे या टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। और बिल्कुल। एक बार फिर से सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जय हिंद सर। जय जय।